हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्यालो एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नालसा ने मिलकर, नालसा स्टैंड फॉर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है सारथी 1.0। अब ये सारथी 1.0 क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो समाज के डिसएडवांटेज कम्युनिटी हैं, ऐसे समाज का वर्ग जिसको हमारे पास समाज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, ट्रांसजेंडर, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, उनके अंदर जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना, उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कानूनी सहायता प्रोवाइड करना, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए चल रही है उनके बारे में बताना। तो बेसिकली पहले तो आपको ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, हम नालसा के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है। नालसा को 1995 में बनाया गया था ताकि समाज के लोगों को लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। लीगल एड का मतलब क्या है? कानूनी सहायता। देखिए, बहुत से समाज के ऐसे वर्ग के लोग होंगे जो अपने लिए कहीं भी वकील हायर नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प करने के लिए, उन जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टेंस में हमारे पास आया था नालसा। तो नालसा में एक चीज मैं आपको बता दूं कि नालसा जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि चीफ जस्टिस हमेशा पैट्रन इन चीफ रहते हैं नालसा के अंदर। लेकिन नालसा के पेपर में अगर आपसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम पूछ ले, देखिए नालसा के अंदर जो पैट्रन इन चीफ है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमेशा होते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर चीफ जस्टिस। जैसे चीफ जस्टिस राइट नाउ संजीव खन्ना है, तो संजीव खन्ना के बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, जैसे बी आर गवई राइट नाउ द सीनियर मोस्ट जज, सो ही इज नोन टू बी द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा राइट नाउ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेस्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल। तो सवाल ये उठता है कि लद्दाख जो कि एक हमारे पास अभी राइट नाउ एक यूनियन टेरिटरी है, तो आपको पता होगा वहां पर प्रोटेस्ट चले, काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ, किस लिए? कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब सवाल ही उठता है कि 6th शेड्यूल है क्या जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है? तो 6th शेड्यूल इज अंडर द आर्टिकल 244 क्लोज 2। ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ नए प्रावधान लेकर आता है। भारत के 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अंडर आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये एग्जिस्टेंस में आया कब था? 6th शेड्यूल का कंसेप्ट ये इस तरह का। हमारे पास बारदोलाई कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ऐसा कुछ हम करें। देखिए, आपको कुछ समझना पड़ेगा। जो भारत के ट्राइबल लोग हैं उनको भारत के नॉर्मल कानूनों के अलावा कुछ नए तरह के अपने लॉज की रिक्वायरमेंट भी होती है। उनके कुछ अपने कानून है, अपने कुछ ट्रेडिशंस है, और उस चीज से वो बाहर नहीं निकल सकते। वो हजारों साल से उनकी प्रथा चलती आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी एरिया को 6th शेड्यूल में डाला जाता है तो वहां पर गवर्नर जो होगा, तो उसके पास एक क्षमता होगी, उसके पास एक पावर होगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाने की। तो ये ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करेंगे? ये कुछ कानून बना सकते हैं, कुछ सिस्टम बना सकते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि भाई कानून, शादी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर अलग अलग कानून बनाने की क्षमता उन पर्टिकुलर एरिया को मिल जाएगी, और अलग से टैक्सेस को भी मैनेज करने की भी क्षमता मिलेगी। तो इस तरह से आप उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम्स को कहीं ना कहीं सरवाइव रखने में हेल्प कर पाओगे। तो लद्दाख में ये बात काफ़ी टाइम से चल रही है कि 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए लद्दाख को। इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली तक एक मार्च भी हुआ। आई गेस आपने न्यूज़ में वो सब सुना होगा। अच्छा, 6th शेड्यूल की जब भी बात होती है तो 5th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए। तो 5th शेड्यूल क्या करता है? ये हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांट करता है टू शेड्यूल्ड एरियाज इन 10 स्टेट्स। ठीक है, वहां पर गवर्नर को पावर मिलती है, कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड पावर, और भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो इस 5th शेड्यूल के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो है वो हाल ही के टाइम में दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के की मैं बात करूं तो दादा साहब फाल्के नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनका जो रियल नेम था वो था धुंधीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, द रियल नेम इज धुंधीराज गोविंद
फाल्के। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों कहा जाता है। तो आपको मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि 1913 में, ठीक है, 1913 में पहली बार इंडिया की फुल लेंथ मूवी जो है वो रिलीज हुई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और इस मूवी को लेकर कौन आए थे हमारे पास? इस मूवी को लेकर आए थे दादा साहब फाल्के। तो इसीलिए इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनके नाम पर सरकार ने 1969 में एक अवार्ड शुरू किया। ठीक है, इनकी बर्थ सेंचुरी थी, उसको ऑनर करने के लिए। तो ये अवार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसकी जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी वो थी देविका रानी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास कास्ट बेस्ड एलोकेटमेंट ऑफ वर्क टू द प्रिजनर्स। तो बच्चों आपको सुनकर हैरानी होगी कि अभी भी भारत के जो जो प्रिजन्स है, ठीक है, जो हमारे पास जेल है, तो वहां पर अभी भी जो एलोकेटमेंट ऑफ वर्क था वो कास्ट बेसिस पर चल रहा था, जाति के आधार पर। कैसे? देखिए, जो जेल के जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, टॉयलेट साफ करना और जो बाकी रोजमर्रा के काम होते हैं, वो कैदियों से ही करवाए जाते हैं, प्रिजनर से ही करवाए जाते हैं। तो एलोकेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो जाति के आधार पर किया जा रहा था। ठीक है, इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, क्योंकि आप देखिए कि ये तो हमारे पास कौन जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया, यहाँ पर सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन करो, ऐसे प्रोविजंस को खत्म करो जहां पर कुछ स्टेट्स जो हैं वो जॉब असाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है स्पेशली कुछ ट्राइब्स को लेकर। और जैसे कि हमारे पास आपने कई बार सुना होगा डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डीएनटी, या हैप्चुअल ऑफेंडर्स। ये डीएनटी जिसको हम विमुक्ता जाति भी कहते हैं, एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे पास क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के थ्रू ये देखने को मिला। ब्रिटिशर्स का कहना था कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके बच्चे पैदा होते ही क्रिमिनल है। आप सोच के देखिए कितनी घटिया सोच है ये। आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई करोगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जातियों को उठाकर डीनोटिफाइड ट्राइब्स में डाल दिया, या विमुक्ति जाति उनको कहने लगे कि ये लोग तो हैप्चुअल ऑफेंडर्स हैं। तो इस चीज को हमने हटा दिया होल दो 1949 में, बट इसका जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वो आज भी देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो वर्क की अलोकेटमेंट है वो जातियों के आधार पर हो रही थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और फाइनली इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कराया है। आप केस का नाम याद रखेंगे, केस था हमारे पास सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, ओके, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर द 5 लैंग्वेजेस। 5 नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो दिया गया है। सवाल ही उठता है ये है क्या? पहले तो आपको मैं चीज याद दिला दूं कि 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या हैं, तो भाई ऐसा है, आपने आंसर देना है कि भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। कैसे पता चलेगा कौन सी हैं? सो दे आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत में हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो 8 शेड्यूल में जिनको रखा गया है। ठीक है, और उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को उनकी रिच हेरिटेज को देखते हुए सरकार क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देती है। ठीक है, हमारे पास याद रखिएगा, उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को सरकार क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस देती है। देखिए, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विद द ऑफिशियल यूज ऑफ इंग्लिश। ये 1947 में हमारे पास कहा गया था। ठीक है, सो यहाँ पर आप समझिए कि आपको पता होना चाहिए शेड्यूल्ड लैंग्वेज अलग है, क्लासिकल लैंग्वेज अलग है। ठीक है, सबसे पहले तमिल को हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे पहली लैंग्वेज, एक अच्छा क्वेश्चन, भारत में पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो तमिल 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। लेकिन अब यहाँ पर मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए आपकी लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी एक अलग लेवल की एक हेरिटेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलग लेवल के हमारे पास कुछ आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट लेकर आने पड़ेंगे, पोएट्री होनी चाहिए, नॉलेज उसमें होनी चाहिए।
तब उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। तो अब आपको मैं बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि भारत में टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस, 5 को तो पहली स्टेटस दिया है, उसके बाद अगर आप देखो तमिल छठी, ठीक है, जो सबसे पहले आई थी, फिर संस्कृत हमारे पास 7वीं, कन्नड़ 8वीं, तेलुगु 9वीं, मलयालम 10वीं और उड़िया 11। तो टोटल अगर आप देखोगे भारत में 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इज दैट क्लियर? आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में 11 लैंग्वेजेस जो हैं उनको हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोवरेंटी ऑफ चेगोस आइलैंड टू मॉरिशस। अब आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, ब्रिटिशर्स के रूल करने की वजह से जो हमारे पास एरिया और लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में आज भी चल रहे हैं। जैसे आप समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का एक डिस्प्यूट है। ऑल्दो जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान इलीगली उस पर क्लेम करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश सरकार की देन है, जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। अब यहाँ पर एक मुद्दा आ जाता है मॉरिशस और यूके का। एक्चुअली क्या था, मॉरिशस जो था वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था। 1968 में जाकर ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिपेंडेंस दी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ आइलैंड्स से चेगोस आइलैंड्स, उसके ऊपर कब्जा ब्रिटिशर्स ने अब तक नहीं छोड़ा था। जबकि मॉरिशस क्लेम करता है ये आइलैंड उसके हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, यूके ने इसको इलीगली कैप्चर किया हुआ था। तो फाइनली ये मुद्दा कोर्ट गया। ठीक है, हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया, फिर यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन आया, और फाइनली यूके को अपनी गलती मानते हुए ये आइलैंड्स जो हैं मॉरिशस को वापस करने पड़े। तो आपको याद रखना है चेगोस आइलैंड्स हैं कहाँ, सो दैट इज इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, हमारे पास ये मालदीव से 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव से 500 किलोमीटर साउथ में आपको देखने को मिलेंगे इंडियन ओशन के अंदर। ये अब आइलैंड किसके कंट्रोल में होंगे? मॉरिशस, जो कि हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो डियागो गार्सिया अटॉल है, ठीक है, एक हमारे पास एरिया है डियागो गार्सिया अटॉल, इसके ऊपर यूएस और यूके का कंट्रोल रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, यूएस और यूके का कंट्रोल रहेगा ताकि वो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल रख सके। अब ये सवाल उठता है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ये है क्या? तो स्ट्रेट बेसिकली बच्चों आपको याद रखना है, दो लैंड्स के बीच में जो पतला समुद्री रास्ता होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है या मलक्का स्ट्रेट है, ये आपको देखने को मिलेगा जो आप इंडियन ओशन से थोड़ा नीचे जाओगे। सो बेसिकली ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन ये सिंगापुर और अंडमान के बीच में, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और सिंगापुर, उनके बीच में आपको एक उस एरिया में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंडिया एलिमिनेटेड ट्रैकोमा। बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया ने एक डिसीज को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। सो इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार टू एलिमिनेटेड टेकोमा। सो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। तो क्वेश्चन उठता है ये ट्रैकोमा है क्या? ट्रैकोमा एक आई इन्फेक्टिंग डिजीज है जहां पर एक बैक्टीरिया दैट इज क्लाइमेडिया टेकोमोटिस, ये जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है और पर्सन जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। तो इरिवर्सिबल है। ठीक है, ब्लाइंडनेस जो है अगर किसी पर्सन को हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन फाइनली अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने इसको ओवरकम कर लिया है, इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। ये हमारे पास आती थी अंडर द कैटेगरी ऑफ एनटीडी, neglected tropical disease. So what is neglected tropical disease? So it's the diverse group of conditions caused by various variety of pathogens like virus, bacteria, parasite, fungi and toxins. ठीक है, तो WHO ने फाइनली ये रिपोर्ट दी है। WHO के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, 1948 और टू बी प्रिसाइज 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दैट्स वाई 7 अप्रैल को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जो है वो रिलीज की है, और इसमें हमारे पास बताया गया है कि 73% कैटास्ट्रॉफिक 73% डिक्लाइन इन द एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है 73% का डिक्लाइन आया है पिछले 50 सालों में। ठीक है, एंड द हाईएस्ट और सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ देखने को मिला है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब जैसे जो हमारे फ्रेश वाटर के लेक्स, रिवर्स,
उन सब के अंदर जो लाइफ थी, एक्वेटिक लाइफ थी, उसको हमने बहुत बड़ी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही बुरी खबर है। और हमारे पास द रिपोर्ट एस्टिमेट बाय 2050 द वर्ल्ड वुड ओनली नीड 0.84% ऑफ द अर्थ टू सस्टेन फूड इफ इंडिया डाइट मॉडल वर अडॉप्टेड। एक इस रिपोर्ट में एक इंडिया के बारे में एक अच्छी चीज कही गई है कि अगर सब लोग इंडियन लाइफस्टाइल अपना लें। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अगर सब लोग इंडियंस की तरह लाइफस्टाइल अपनाएं तो हमें अर्थ के कम रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें अर्थ के कम रिसोर्सेज की जरूरत है। सो ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, आपको पता ही होगा इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये दोनों मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे एक मिशन, और इस मिशन का नाम होगा लूपेक्स। सो बेसिकली ये इंडिया का 5th लूनर मिशन होगा। मून को हम बेसिकली स्टडी करेंगे, हम मून के ऊपर जो वाटर, उसकी क्वालिटी और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। डार्क साइड की जो मून की जो डार्क साइड है, वहां पर एक्सप्लोरेशन वगैरह ये की जाएगी। तो यहाँ पर जापान और इंडिया मिलकर काम करेंगे। लूनर रोवर इंडिया की तरफ से होगा, और जो हमारे पास लैंडर होगा वो जापान की तरफ से होगा। ठीक है, आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि विक्रम लैंडर, हमारे पास जो विक्रम साराभाई, ही इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। हमारे बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, ही इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनके नाम पर हमने एक लैंडर को लैंड कराया था ऑन द मून सरफेस अंडर द प्रोग्राम चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का हमारा एक प्रोग्राम था, उसके थ्रू हमने विक्रम लैंडर को मून के डार्क साइड के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर लैंड कराया था। और ऐसा करने वाली इंडिया विश्व की पहली कंट्री था, और मून पे लैंड करने वाली चौथी कंट्री। ठीक है, और हमारी अगली न्यूज उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि एक अवार्ड होता है जो हर साल दिया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस प्राइज या वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। इस बार का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन है इसरो के, क्योंकि इनकी ही लीडरशिप में इंडिया ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था चंद्रयान 3, जहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की थी ऑन द मून साउथ पोल। देखिए चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या था, मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, वहां पर स्टडीज कंडक्ट करना। तो ये बहुत अच्छे से इंडिया ने कंडक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। इसी के चलते जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनको दिया गया इंडियन स्पेस बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप इनोग्रेटेड। वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो चेरनोकोव टेलीस्कोप है, उसको इनोग्रेट किया गया है इंडिया के अंदर एट हेनले लद्दाख। लद्दाख में इंडिया ने विश्व का सबसे ऊंचे जगह पर 4300 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द सी लेवल, यहाँ पर एक चेरनिकोव टेलीस्कोप जो है उसको प्लेस किया है। बेसिकली इसको बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने। ठीक है, और विथ फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली होता क्या है, ये चेरनिकोव रेडिएशन को कहीं ना कहीं मॉनिटर करेगा। चेरनिकोव रेडिएशन क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ लाइट, ब्लू लाइट, जो एमिट होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जब वो चार्ज होकर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो कुछ वो लाइट एमिट करते हैं। इसी लाइट को हमारे पास कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है, चेरनिकोव रेडिएशन। इससे हम पूरे एरिया को कहीं ना कहीं जज करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी दूर है, वहां पर क्या चल रहा है। तो इसी चीज को मॉनिटर करने के लिए चेरनिकोव टेलीस्कोप जो है वो हेनले लद्दाख में इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। बहुत ही बुरी खबर कि इंडिया का जो रैंक है वो 105 रहा आउट ऑफ 127 कंट्रीज। सीरियस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। हंगर लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी अभी भी बहुत ज़्यादा है एज पर द रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट का कहना है, और कई बार चौंकाने वाली चीज़ ये होती है कि इस रिपोर्ट में कई कंट्रीज ऐसे जहां पर फूड की शॉर्टेज है, वो भी इंडिया से बेटर पोजीशन पे रखे जाते हैं। तो कई बार इनका जो क्राइटेरिया है वो भी सवालों के घेरों में रहता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा, सो दैट इज 105। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक आयरिश एजेंसी है, और वेल्ट हंगर हेल्प जो कि जर्मन एजेंसी है।
सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा वो सोमालिया, यमन, चैड और मेडागास्कर का रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इंडिया कुछ कर रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से काफी सारे एफर्ट्स ऑनगोइंग हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि हमारे पास मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे आया था। इस एक्ट के तहत हमारे पास भारत में सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 75% ग्रामीण जनसंख्या को बहुत ही सस्ते दामों पर, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास HAL बिकेम द 14th महारत्ना कंपनी। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको बता दूं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, क्योंकि ये बना रही है भारत का एक फाइटर प्लेन तेजस। आपने सुना होगा भारत अपने खुद के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, HAL तेजस, जिसको बेसिकली कंप्लीट नाम है LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सिंगल इंजन है, डेल्टा विंग है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है HAL। तो HAL को अब एक महारत्ना स्टेटस कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये महारत्ना स्टेटस कंपनी होती क्या है? देखिए, भारत में जो सरकारी कंपनीज होती है उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। ठीक है, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न। ठीक है, सरकार की काफी सारी कंपनीज हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली हाई होता है और जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है देश के लिए, तो उनको महारत्ना स्टेटस देते हैं। तो आपको दो सवाल याद रखने हैं। एक तो भारत की लेटेस्ट महारत्ना कंपनी कौन सी है? सो वो है HAL। ठीक है, सेकंड, भारत में टोटल कितनी महारत्ना कंपनी है? तो आपको ये भी मैं बता दूं, टोटल भारत में 14 महारत्ना कंपनी है, जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूरोपा क्लिपर, नासा का एक मिशन हमारे पास यूरोपा क्लिपर जो है वो जुपिटर को क्रॉस करते हुए उसके मून यूरोपा तक पहुंच चुका है। देखिए, जब हम बात करते हैं जुपिटर की, ठीक है, जुपिटर अपने आप में बहुत बड़ा प्लेनेट है, सुपर ह्यूमंगस प्लेनेट है। और जुपिटर के हमारे पास जो मून्स है वो भी अपने आप में बहुत ह्यूमंगस है। ठीक है, जुपिटर के जो मून हैं जिनको हम गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने हमारे पास टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी, आपको पता होगा, गैलीलियो, इन्होंने हमारे पास 4 मून्स की खोज की थी जिनका नाम था लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर, जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और अगर हम अर्थ के बारे के साथ कंपेयर करें तो अर्थ के साइज तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो जुपिटर का जो नाम है वो एक रोमन गॉड के नाम पर हमारे पास रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और आपको बता दूं कि ये जो जुपिटर है इसके एटमॉस्फेयर में 76% ऑलमोस्ट हाइड्रोजन और हीलियम है। तो एक गैसियस प्लैनेट है बेसिकली। तो ये जो हमारे पास गैनीमेड और यूरोपा है, एक्चुअली गैनीमेड अपने आप में एक ह्यूमंगस मून है, और इसके ऊपर भी स्टडी करने की बात चल रही है कि इसको, यूरोपा को स्टडी किया जाए। और यहाँ पर स्टडी करने के बाद हम कुछ ये पता लगा पाए कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जहाँ जिसकी वजह से हम लाइफ को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाए, हम आगे चलकर अपनी कॉलोनीज, ह्यूमन कॉलोनीज यहाँ स्टैब्लिश कर पाए। तो यहाँ नासा का एक लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन है, जो प्लेनेटरी मिशन है, जो यहाँ पर चल रहा है। तो आपने याद रखना, यूरोपा क्लिपर का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास जुपिटर के एक मून यूरोपा को स्टडी करना है। नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड सर्वे बिगेन इन तेलंगाना। हम कास्ट की बात बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, न्यूज आती रहती है। अब तेलंगाना ने अपने यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करने की बात की है। क्या पहली बार रिसेंट टाइम में ऐसा हो रहा है? तो अभी रिसेंटली आंध्रा और बिहार ने भी कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया था। ठीक है, सेंसस की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भारत में पहली बार ऑल्दो 1931 में हुआ था। ठीक है, इसमें इंडियन फैमिलीज, रूरल अर्बन एरियाज और जो कास्ट डिप्रिवेशन में है उनके बारे में पता लगाना था। 1931 में पहली बार हुआ था। लेकिन ये सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को आप नॉर्मल सेंसस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सेंसस है वो अलग है, जो कि जिसके अंदर हमारे पास हम और भी कई सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में सेंसस होना था, जो कि कोविड के चलते नहीं हो पाया। उसके बाद अभी तक भारत में कोई कंप्लीट सेंसस नहीं हुआ फ्रॉम द ईयर 2011। तो आपको याद रखना है कि स्टेट ने रिसेंटली कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया है, सो दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं कि ये भारत की
तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में से एक है। और सबसे अगर हम बात करें है हैदराबाद, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, आईटी के मामले में लगातार जो स्टेट है वो ग्रो कर रही है। और ये हमारे पास बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्टली आंध्रा का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन 2 जून 2014 यानी ऑलमोस्ट 10 साल पहले ये जो है वो आंध्रा से अलग होकर एक नई स्टेट के रूप में देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, पाथवे टू पॉली क्राइसिस पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट। इसमें कुछ बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि भाई जो ग्लोबल पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है, तो पहले बात तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो वर्ल्ड बैंक कैसे देता है। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक देता है वो हमारे पास बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति 2.15 डॉलर सॉरी $2.15 पर डे या उससे कम में अपनी जीवन यापन कर रहा है, तो वो हमारे पास पुअर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति $2.15 पर डे या उससे कम में अपना जीवन यापन कर रहा है तो वो पुअर कंसिडर किया जाएगा एज पर द वर्ल्ड बैंक। और यहां पर बताया गया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी में होगी, दैट विल बी 7.3%। ठीक है, और 2024 में वो है 8.5%। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के टारगेट से काफी दूर है। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली चाहता था कि पूरे वर्ल्ड से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक जो कि हमारे पास ऑपरेट करता है वॉशिंगटन डीसी यूएसए से, तो वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है दैट इज वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और हमारे पास अगर मैं बात करूं अजय बांगा, ये भी याद रखना इंडियन ओरिजिन से एक व्यक्ति हैं अजय बांगा जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। अजय बांगा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, और जो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीएफओ हैं वो हैं हमारे पास अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है इंद्रमीत गिल। तो मतलब आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की जो 3 बड़ी पोजीशंस हैं तीनों पर आपको इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। और वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू लाइन अभी न्यूज में है। ये ब्लू लाइन है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो इसराइल है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है विद लेबनान, और लेबनान और इसराइल के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर ब्लू लाइन आपको देखने को मिलेगी जहां पर सोल्जर्स नहीं रहते। सो ये ब्लू बैरल्स है उनका बना हुआ है। ठीक है, जो मेडिटेरियन से गोलन हाइट्स तक जाता है, इस एरिया के अंदर सोल्जर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, फायरिंग हुई है और चीजें जो है वो काफी ज्यादा गड़बड़ हुई हैं। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ब्लू लाइन जो है वो एक तरह का बॉर्डर है। ठीक है, ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। इसराइल अपने आप को लगातार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट, और इसके लिए इसराइल कई सारा के डिफेंस सिस्टम यूज करता है, जिसमें से एक आपको बता दूं कि थार्ड भी है। थार्ड दैट मींस टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास यूएस का दिया हुआ एक सिस्टम है जो कि इसराइल की डिफेंस में एक अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास मैक्सिला। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि स्पेस एक्स एक ऐसी स्पेस कंपनी है जिसने कई सारी अचीवमेंट्स हाल ही के दिनों में अचीव किए हैं। जैसे कि चाहे इनका फाल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट हो। फाल्कन 9 क्या है, रीयूजेबल रॉकेट जिसको आप लगातार बार बार यूज कर सकते हो। ये एलॉन मस्क की हमारे पास आपको पता होगा एक स्पेस कंपनी है, और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें अटेन की हैं जो अभी तक कोई और स्पेस कंपनी या कोई और एजेंसी अचीव नहीं कर पाई। तो मैक्सिला क्या है, बेसिकली इन्होंने निकनेम दिया है 400 फुट रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर। पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉकेट को इन्होंने जो आसमान में अपना सैटेलाइट लॉन्च करके आया उसको फिर से कैच कर लिया। सो मैक्सिला इज अ टॉल हैवी स्ट्रक्चर जिससे इन्होंने बेसिकली जो बूस्टर रॉकेट्स को कहीं ना कहीं एक तरह से कैप्चर किया। तो स्पेस एक्स जो है वो हमारे पास ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी डेवलप कर रही है
ताकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा और वापस लाया जा सके। तो बहुत अलग अलग लेवल पर ये स्पेस एजेंसी आज की डेट में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास केरला रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो आपको पता होगा कि वक्फ हमारे पास एक बोर्ड है जो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, वक्फ एक्ट ऑफ 1995। ये हमारे पास नरसिम्हा राव जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये आया था। इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब जो धर्म के नाम पर जो प्रॉपर्टीज, मुस्लिम धर्म में जो प्रॉपर्टीज दान दी गई हैं उनको मैनेज करने के लिए बोर्ड बना। लेकिन पिछले काफी समय से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बोर्ड के साथ जुड़ गई, जिनमें से कुछ क्या थी कि इस बोर्ड ने कुछ ऐसे एरियाज को अपना पूरा जमीन जो है उनकी क्लेम कर ली, जिसको लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन उठा। जैसे कहीं के कहीं गांव जो है वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। अब वक्फ के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है एज पर द सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स, कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अगर अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते। आपको वक्फ के पास ही जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं मुतालवी, ठीक है। तो ये मुतवल्ली जो होते हैं ये हमारे पास वक्फ की तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। सो वक्फ के पास अगर जमीन की बात करूं तो 9.4 लाख एकड़ जमीन है इनके पास, ठीक है। तो बहुत बड़ी जमीन है, क्योंकि ये तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर है इंडिया में आफ्टर रेलवेज और डिफेंस। तो आप सोच के देखिए, रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे बड़े लैंड ओनर हैं इंडिया में वक्फ है। लेकिन काफी बार इनके जो वर्किंग सिस्टम है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर सरकार जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, जिसमें कुछ प्रोविजंस ये लेकर आने की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, जो कि दो नॉन मुस्लिम्स होंगे, मेंबर फ्रॉम शिया एंड सुन्नी। फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी वुमेन रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल कंपोजिशन होगी जिसमें हमारे पास मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को हटाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को इंक्लूड किया जाएगा। अपील जो है, आप वक्फ के डिसीजन के खिलाफ अपील कर पाएंगे, ये भी बात कहीं ना कहीं की गई है। और कई सारे स्ट्रक्चरल बदलाव करने की कोशिश की गई, लेकिन केरला इस सब के मूड में नहीं है। तो केरला ने इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन जो है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जूनो टू स्टार्ट गैदरिंग डाटा। तो चाइना ने भाई बनाई है अपनी एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? चाइना की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का नाम है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो आपको बता दूं कि एटम के अंदर, बचपन में आपने एटम पढ़ा होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यही सब नहीं होते, इसके अलावा कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास एटम के अंदर काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से एक को लेकर जब मैं बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, न्यूट्रिनो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और हमारे पास वर्ल्ड की जो सबसे एडवांस लेबोरेटरी है जो उसके ऊपर स्टडी करती है, जो बेसिकली जिसको हम मानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे एडवांस लेबोरेटरी जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रही है, वो है सन, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं, विश्व की सबसे एडवांस लेबोरेटरी जो कहीं ना कहीं हमारे पास काम कर रही है, दैट इज सन। फुल फॉर्म है इसकी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये हमारे पास स्विट्जरलैंड फ्रांस बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी, एक लेबोरेटरी है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज का एक ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वेटरी का काम होता है जो हमारे पास न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं या एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको स्टडी करना। तो इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस लेबोरेटरी है जो एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। तो चाइना इस चीज को स्टडी करने के लिए अपनी एक अलग से लैब एस्टेब्लिश कर चुका है बेसिकली, और इसका नाम है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो। क्या इंडिया ऐसा कुछ कर रहा है? तो जी हाँ, इंडिया भी पीछे नहीं है। तो इंडिया अपने आईएनओ पर काम कर रहा है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो कि हमारे पास कहाँ बनाई जाएगी? इन द बॉडी वेस्ट हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसको कहीं ना कहीं डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आई है आईयूसीएन के द्वारा। सो आईयूसीएन जो कि जाना जाता है रेड लिस्ट के लिए, आईयूसीएन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने एक रिपोर्ट दी एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। इनका ये मानना है कि एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पर वो कृषि करें, एग्रीकल्चर करें, उसकी वजह से जंगल काटे जाते हैं। उसकी वजह से 34% ऑफ द स्पीसीज असेस्ड ऑन द रेड लिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो अपना जो एक तरह से
रहने वाला जो एरिया है वो गंवा चुके हैं, और उसकी वजह से उनका जो लगातार जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। ओके, सो आपको पेपर पॉइंट से याद रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? IUCN के द्वारा। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल रेड लिस्ट पब्लिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो हमारे पास यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की तरफ से रिलीज किया गया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो विद 234 मिलियन, इंडिया इज द कंट्री विद लार्जेस्ट पीपल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखिए, जो UNDP की पॉवर्टी रिपोर्ट है उसका क्राइटेरिया अलग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी का क्राइटेरिया देखा था, वो अलग है, ठीक है। तो यहां पर मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर में आपको बता दूं, हमारे पास वो $2 वाला कंसेप्ट नहीं चलता। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये हमारे पास कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है UNDP का, इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। जैसे अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 तो डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन 3 डायमेंशंस पे ये पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं, जिसमें एक तो हेल्थ है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन है कि आपको एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं, हेल्थ आपकी अच्छी है या नहीं। तो तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए UNDP क्या करता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट करता है। और यहां पर इन्होंने बताया कि 234 मिलियन लोगों के साथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। तो ये इनकी रिपोर्ट में कहा गया है। क्या इंडिया खुद की अपनी कोई रिपोर्ट तैयार करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर? तो आंसर है जी हाँ। सो इंडिया की हर साल एक रिपोर्ट आती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? इस रिपोर्ट को हमारे पास कौन सामने लेकर आते हैं? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास लेडी जस्टिस स्टैच्यू। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आप जाओगे तो आपने पुरानी मूवीज में कई जगहों पर बेसिकली एक स्टैचू देखा होगा, स्टैचू ऑफ जस्टिस। तो उसको फिर से रीडिजाइन किया गया है, स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस उसको रीडिजाइन किया गया है। तो ट्रेडिशनल स्टैचू जिसको 1872 में कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाया गया था, वो ग्रीक और रोमन बेसिकली स्टैचूज के ऊपर बेस्ड था, और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, पट्टी अब कानून की आंखों पर नहीं है। और जो हाथ में एक तलवार होती थी, हमारे पास स्टैचू के हाथ में तलवार होती थी, उसको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ स्वॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कहीं ना कहीं एक हाथ में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको स्टैचू के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दलित सब कोटास। देखिए, दलित सब कोटा ये क्या है? आपको पता होगा कि स्टेट्स के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन में आपको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पर सब कोटा का मतलब क्या है? सब कोटा का बेसिकली मतलब है कि अलग से फर्दर से कैटेगराइजेशन करना। तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट का जो कोटा मिलता है उसके अंदर फर्दर सब कैटेगराइजेशन की है। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, और राइट नाउ अगर हम बात करें, इनका ये मानना है कि जैसे इन्होंने ओबीसी के अंदर, हरियाणा के अंदर ओबीसी की भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस की। वो कैसे है? जैसे इन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, हमारे पास अलग अलग कास्ट को उसमें रखा हुआ है, और उसके बेसिस पर रिजर्वेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इनका ऐसा मानना है, इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने फर्दर सब कैटेगराइजेशन की है। तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी के अंडर ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यू चेयरपर्सन ऑफ NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कहीं ना कहीं हमारे पास वुमेन की आवाज माना जाता है। वुमेन को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनके राइट्स को लेकर कोई इशू ना हो, तो इसके लिए काम करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है।
एंड डिफाइंड अंडर द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो आपको बता दूं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि हमारे पास सरकार को वेरियस वुमेन पॉलिसीज को लेकर एडवाइस भी करती है। तो राइट नाउ इसके जो नए चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किए गए हैं विजय किशोर रथकर। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इजराइल जॉइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी, इजराइल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है 69th मेंबर। एशियन डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जो वर्ल्ड बैंक के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बैंक माना जाता है। इंडिया को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है और इजराइल इसका अब न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर बन चुका है। टोटल 69 मेंबर्स हैं। तो एडीबी का जो ऑब्जेक्टिव है 1966 में बना था, कहीं ना कहीं पॉवर्टी को खत्म करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी। 1966 में इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एडीबी में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, याद रखना, जापान है। एडीबी में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो जापान है। ठीक है, सो ये अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर एडीबी का आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मनीला में। ठीक है, वेयर इज मनीला? मनीला इज इन फिलीपींस। तो वहां पर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास है, उसके जो हमेशा जो हेड होंगे, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो भी हमेशा प्रेसिडेंट होंगे वो जापान से होंगे। जैसे राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मासासुगो असाकावा ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ही इज फ्रॉम जापान। नेक्स्ट हमारे पास कजान डिक्लेरेशन। सो अभी रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी और ये हमारे पास जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? कजान में। ठीक है, सो कजान डिक्लेरेशन के साथ ये खत्म हुई है। कजान एक सिटी है दैट इज इन रशिया। ओके, कजान इज वन ऑफ द सिटी इन रशिया। तो कजान डिक्लेरेशन जो है वो आपको बता दूं मैं, लार्जेस्ट बेसिकली सिटी है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। तो कजान डिक्लेरेशन में कहा गया है कि की एरियाज कोऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे, ग्लोबल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स जो है वो काम करेगा। देखिए, ब्रिक्स जो है वो एक ग्रुप है बिग डेवलपिंग नेशंस का, जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने झारखंड की सोहराई पेंटिंग जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट की। तो आपसे पेपर में एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि सोहराई पेंटिंग जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, झारखंड। ठीक है, क्योंकि पेंटिंग न्यूज में थी। ये जो ब्रिक्स का कंसेप्ट था एक्चुअली आया कहाँ से? एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओनील, इन्होंने 2001 में पहली बार कहा कि जो ब्रिक कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये आगे चलकर विश्व के सभी डिसीजंस इनके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया 2010 में और बाद में साउथ अफ्रीका से जुड़ा एक ग्रुप बन गया ब्रिक्स। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ नए कंट्रीज भी यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है, जिसमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है और सऊदी अरेबिया। तो अभी आपको याद रखना है कि ब्रिक्स के टोटल कितने मेंबर हैं। तो ब्रिक्स के टोटल मेंबर है 10। ठीक है, 5 मेंबर नहीं, अब 10 मेंबर है, ये याद रखना। और कजान डिक्लेरेशन हुई है, तो यानी कि जो ब्रिक्स की 2024 की जो लास्ट एनुअल मीटिंग है वो कहाँ हुई है? रशिया में, कजान रशिया में। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प। कॉमरेटिव का मतलब होता है यादगार। तो रानी छन्नमा, इनकी याद में एक पोस्टल स्टैंप इशू की गई है। 1824 में ये ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ लड़ी थी और ये हमारे पास कर्नाटक में एक रानी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये बड़ी बहादुर अपने पूरी आर्मी के साथ जाकर लड़ी और इसी के एनिवर्सरी के रूप में, तो 200वीं एनिवर्सरी थी, एक कॉमरेटिव पोस्टल स्टैंप जो है हमारे पास जो इशू की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी की तरफ से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था कि जिस भी राजा का खुद का अपना एक मेल बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा उसका राज्य ब्रिटिशर्स हथिया लेंगे। तो उसको लेकर आपको पता होगा कि कई राज्यों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई भी एक थी, तो रानी चन्नम्मा भी उनमें से एक थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऑल्दो ये बैटल हार गए, लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने अपनी आखिरी ब्रेथ तक, ठीक है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसी की याद में हमारे पास कॉमरेटिव स्टैंप जो है वो जारी की गई है।
नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिए जाते हैं उसमें लिमिट को जो है इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसके तहत लोन दिए जाते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें कितनी कैटेगरीज के लोन हैं? तो पहले 3 कैटेगरीज थे, लेकिन अब 4 कैटेगरीज बन गई हैं। तरुण प्लस एक नई कैटेगरी इंक्लूड की गई है। पहली जो 3 कैटेगरी थी, शिशु जिसमें 50,000 तक का लोन था, किशोर 5 लाख तक का लोन, तरुण 10 लाख तक का लोन। लेकिन अब एक नई कैटेगरी आई है तरुण प्लस, जिसमें 20 लाख तक का लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री, पहले तो 2 क्वेश्चन, PMMY की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कितनी कैटेगरीज का लोन है? 4 कैटेगरीज का लोन है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम लोन है 20 लाख रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छी खबर इन्वायरमेंट को लेकर, यूके स्टॉप्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल। यूके हमारे पास विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कह दिया कि वो कोयले से किसी भी प्रकार की कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। सो इसने अपना जो आखिरी कोल बेस्ड प्लांट था उसको, जो 142 साल से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, ठीक है, उसको यहाँ पर शट डाउन करते हुए और बाकी सारे प्लांट्स को भी शट डाउन कर दिया है। तो वर्ल्ड का पहला कोल बेस्ड जो प्लांट था वो लंदन में 1882 में ओपन हुआ था। ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कई सारे कोल प्लांट्स हैं, लेकिन आज भी भारत जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम हिस्सा कोयले से बना रहा है। इससे दिक्कत क्या होती है? बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम इस चीज को आगे चलकर खत्म कर पाएंगे या नहीं, कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन यूके ने एक अच्छा स्टेप लेते हुए इसको फाइनली एंड कर दिया है। ओके, लास्ट न्यूज हमारे पास, साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री टू अलाउ जीनोम एडिटिंग, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या है? बेसिकली कि जीन्स के अंदर एडिटिंग करके कुछ मॉडिफाइड चिल्ड्रंस को हमारे पास जीवन में लाया जाएगा। बेसिकली आप समझिए कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है कि आप कुछ ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करो जिनके अंदर वो जीन्स हो ही ना, या फिर कुछ ऐसे जीन्स डाल दीजिए कि जिससे उनको कभी कैंसर ना हो, वो कुछ डिसीज के खिलाफ उनकी इम्यूनिटी अलग ही लेवल की हो। अभी तक इसके ऊपर कई कई तरह की बहस चल रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने जीनोम एडिटिंग को अलाउ कर दिया है, एथिक्स को साइड में रखते हुए। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन द क्लिनिकल यूज ऑफ जर्मलाइन एंड जीनोम एडिटिंग। सो ये इन सब के बारे में कहीं ना कहीं बात करती है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।